Assalamualaikum students, hope you are doing well. I am well, and we were discussing the chapter number 10 of second year chemistry. हमने लास्ट लेक्चर तक ओलिगोसैकेराइड्स ख़त्म कर लिया था। कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसैकेराइड भी टाइप थी कार्बोहाइड्रेट्स की। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलीसैकेराइड, दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन दी बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम देख रहे थे, उसमें हमने मोनोसैकेराइड्स को डिस्कस किया। देन वी डिस्कस दी एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। देन फिर हमने उसमें आता है ओलिगोसैकेराइड, सेकंड टाइप थी, हमने वो डिस्कस की, उसमें एग्जांपल्स देखी थी कुछ। और अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स और उसके एग्जांपल्स। मे बी इट विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स शायद आज ख़त्म हो जाए और हम अमाइनो एसिड्स नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसी चैप्टर का, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, चैप्टर नंबर 10 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इसमें हमने एक टॉपिक कर लिया कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट इसका टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। अगर हमारा आज ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स का ख़त्म हो जाता है, जिसमें कि सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास बच रहा है, देन वी विल स्टार्ट अमाइनो एसिड्स। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बचा हुआ है। पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्टिंग द टॉपिक। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ा हमने, मोनोसैकेराइड्स पढ़ा। मोनोसैकेराइड्स आर दी बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर दो या उससे ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स देख लेते हैं। आज का लेक्चर हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। पॉली से आपको पता चल रहा है ज़्यादा, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, और सैकेराइड्स यानी शुगर के लिए यूज़ करते हैं। शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हमारा टॉपिक शुगर्स का चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट का चल रहा है, दैट्स वाई सैकेराइड्स से आप इजीली पहचान सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स मीन ज़्यादा शुगर वाले मॉलिक्यूल, ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड्स कह लें, या फिर मोनोसैकेराइड्स से बनने वाली शुगर्स, उनको कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये देख रहे हैं आप लोग, कितने सारे मोनोमर्स ने ज्वाइन होके, मोनोसैकेराइड्स ने ज्वाइन होके क्या बनाया है? पॉलीसैकेराइड का यूनिट बनाया है एक। ये इतने सारे, ये जो यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ज्वाइन हुए हुए हैं, इनका आपस में लिंक है। हमने ग्लूकोसाइडिक लिंकेज पढ़ा था, इसी तरह ये भी ग्लूकोसाइडिक लिंकेज से ही जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। और लेकिन ये ज़्यादा हैं, वहाँ पर तो दो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हो रहे थे, उनके बीच एक ग्लूकोसाइडिक लिंकेज था, तो उसको हमने कहा था ओलिगोसैकेराइड। अब पॉली है तो पॉली का मतलब होता है मैनी, दैट्स वाई दे आर पॉलीसैकेराइड्स। तो इनमें ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाले शुगर्स हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाली शुगर्स हैं ये। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलिसिस पे 10 से ज़्यादा यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के प्रोड्यूस करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस, तो आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हाइड्रोलिसिस से कैसे दूसरे यूनिट्स बन रहे होते हैं शुगर के या कार्बोहाइड्रेट्स के। तो हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये लोग, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में लिंक हो जाएंगे। लिंक हो जाएंगे तो कौन सी लिंकेज होगी? ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होगी। इस लिंकेज की वजह से डिफरेंट हमारे पास सैकेराइड्स आते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स। अब हमें देखना होता है कि ये कौन सा पॉलीसैकेराइड है और कौन सा ओलिगोसैकेराइड है। वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम। तो आप डेफिनेशंस तो पढ़ चुके हैं, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड क्या होंगे। जब दो से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे या दो यूनिट मिलेंगे तो वो होंगे ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे। दो यूनिट मोनोसैकेराइड्स के, मोनोसैकेराइड मतलब एक ही यूनिट होगा, उसमें कोई लिंक्ड नहीं होंगे, वो किसी के साथ लिंक नहीं होगा। मोनोसैकेराइड शुगर जो होगी, ना तो उसमें कोई ग्लूकोसाइडिक लिंकेज पाया जाएगा, ना ही वो किसी के साथ लिंक्ड होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। अगर
अगर ओलिगोसैकेराइड है तो उसमें 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड बन जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग पॉलीसैकेराइड्स। अगर 10 से ज्यादा यूनिट होंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा और 10 तक तो ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। अब अगर 10 से ज्यादा होंगे यूनिट्स मोनोसैकेराइड के ज्वाइन हुए होंगे या लिंक्ड होंगे आपस में थ्रू ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। ग्लूकोसाइडिक लिंकेज कैसे होगी? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ग्लूकोसाइडिक लिंकेज आ जाएगी, यानी कि ये लिंक हो जाएंगे आपस में। हम लास्ट क्लास में ग्लूकोसाइडिक लिंकेज भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को डेफिनेशन नहीं याद आ रही तो आप लास्ट लेक्चर से देख सकते हैं। अब ये कैसे इन्होंने बनाए, लिंक्ड हो गए? कौन हो गए? मोनोसैकेराइड्स जब हाइड्रोलिसिस से के जरिए से, यानी वाटर निकल जाएगा और ये आपस में लिंक हो जाएंगे, दे विल प्रोड्यूस पॉलीसैकेराइड्स। इन वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज़्यादा यूनिट्स उनमें मोनोसैकेराइड्स के प्रोड्यूस करें तो उनको कहेंगे पॉलीसैकेराइड्स। या फिर इसकी डेफिनेशन कुछ यूं हो सकती है, पॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स विच आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लंबी लंबी चेन्स जिन्होंने बनाई होती है मोनोसैकेराइड्स की। और मोनोसैकेराइड क्या है? मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये तो आप जानते हैं, अब आप पढ़ चुके हैं। Most basic unit of carbohydrates are monosaccharides। इसका क्या मतलब हुआ? इससे बेसिक यूनिट यानी कि इससे छोटा यूनिट कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो सकता मोनोसैकेराइड से। फिर आगे जो हम टाइप्स पढ़ते हैं ओलिगो और पॉली, वो इन्हीं मोनो से मिलकर बने होते हैं, ओलिगो भी और पॉली भी। यही हम डिस्कस करते आ रहे हैं जब से हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया है। इस डेफिनेशन का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा कि वो पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मोनोसैकेराइड की लंबी चेन्स पे मुश्तमिल होते हैं, या मोनोसैकेराइड की लंबी चेन से मिलकर बने होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ, मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे छोटा यूनिट कार्बोहाइड्रेट का नहीं हो सकता मोनोसैकेराइड से छोटा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है आगे। एनिमल पॉलीसैकेराइड्स। एनिमल पॉलीसैकेराइड्स यानी कि एनिमल्स में जो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे दे विल बी कॉल्ड एज एनिमल पॉलीसैकेराइड्स। द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड विच इज फाउंड इन एनिमल्स। वो टाइप पॉलीसैकेराइड्स की जो कि हमें मिलती है एनिमल्स में इज नोन एज एनिमल पॉलीसैकेराइड। की एग्जांपल देख लेते हैं अब हम, कौन सी ऐसी टाइप है जो कि एनिमल्स में मिलती है। ग्लाइकोजन और एनिमल स्टार्च। किसकी टाइप है? पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड में एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल स्टार्च कहते हैं या उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। ये एनिमल पॉलीसैकेराइड्स की एग्जांपल है। पॉलीसैकेराइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जिसकी फर्स्ट एग्जांपल थी एनिमल पॉलीसैकेराइड, और उसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लाइकोजन, या फिर उसको हम कहेंगे एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को और क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च दूसरा नाम है। अगर एनिमल स्टार्च से आपको ग्लाइकोजन पूछ लिया जाए तो आपने परेशान नहीं होना, एक ही बात है दोनों। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये होता है, पॉलीमर का मतलब होता है छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स जब एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं। यानी पॉली का मतलब होता है ज्यादा। तो जब मोनोमर्स, मोनो मतलब वन एंड पॉली मीन्स मोर, मोर देन वन और मोर देन टू, टू से भी ज्यादा होंगे या बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको हम कहेंगे कि पॉलीमर है। तो ग्लूकोज के पॉलीमर जो होते हैं उनको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन इज अ रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स, occurs in muscles and liver। ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट से निकला हुआ एक मॉलिक्यूल है, या एक केमिकल कह लें इसको, रिजर्व ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। एनिमल्स में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? मसल्स में या फिर लिवर में।
ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में लिवर में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स में सिर्फ जानवर नहीं आते, एज यू नो जोलॉजी पढ़ते हैं आप, एनिमल्स में इंसान भी आते हैं। तो ग्लाइकोजन कहाँ पर प्रेजेंट होगा? कार्बोहाइड्रेट में रिजर्व हुआ होता है, ये स्टोर हो जाता है, जो कि बाद में एज अ ग्लूकोज, जब हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में नहीं होता, तो ग्लाइकोजन हमारे लिवर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, जो कि ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। अब कहाँ पर पाया जाता है? मसल्स में या फिर एंड लिवर, लिवर और मसल्स में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन। प्लांट पॉलीसैकेराइड्स दूसरी टाइप है। जब हम क्लासिफाई किया पॉलीसैकेराइड्स को, एक था एनिमल पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा है प्लांट्स पॉलीसैकेराइड्स। इसकी एग्जांपल है स्टार्च। The type of polysaccharide which is found in plants is known as plant polysaccharide। वो पॉलीसेकेराइड्स की वो टाइप जो कि प्लांट्स पे प्रेजेंट होती है या प्लांट्स पे मिलती है, उसको हम कहेंगे प्लांट पॉलीसेकेराइड्स। अंडरस्टूड है ये, इस नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्लांट में मिलेंगे पॉलीसेकेराइड उनको प्लांट पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास स्टार्च। अब देख लेते हैं कि स्टार्च क्या है। वहां पर थी ग्लाइकोजन, या फिर इसको हम कह रहे थे एनिमल स्टार्च। यहाँ एनिमल स्टार्च में, एनिमल पॉलीसेकेराइड्स में एग्जाम्पल थी ग्लाइकोजन, उसका दूसरा नाम था एनिमल स्टार्च। प्लांट्स पॉलीसेकेराइड में एग्जाम्पल है स्टार्च। अब देखते हैं स्टार्च क्या है। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, बार्ले, पोटैटो एटसेट्रा। स्ट्रक्चरली इट इज द मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग टू पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च कहाँ पर किस किस में मिलेगा आपको? गंदुम में, चावलों में, और बार्ले, पोटैटो एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों में आपको, सीरियल्स वगैरह जो आपके पास दालें वगैरह आती हैं, ये इन सारी चीज़ों में आपको मिलेगा स्टार्च, विच इज़ प्लांट पॉलीसेकेराइड। उसकी एग्जाम्पल है स्टार्च। अब ग्लाइकोजन को यहाँ मिक्स मत कीजिएगा। अमाइलोज फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी। इन अमाइलोज अल्फा डी, इसको अगर आप ना भी पढ़ना चाहें, ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय 1,4 प्लस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि अमाइलोज में दो ग्लूकोज के यूनिट्स ज्वाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अमाइलोज क्या है? आपने पढ़ा कि प्लांट पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च में क्या आता है? अमाइलोज। स्ट्रक्चरली it is the mixture of following two polysaccharides। तो अमाइलोज, स्टार्च जो है वो अमाइलोज का बना हुआ होता है और अमाइलोपेक्टिन का बना हुआ होता है। This is the amylopectin। These two make the combiningly form the starch। ठीक है, दो इन्होंने कहा है ना, structurally it is the mixture of two polysaccharides। तो one polysaccharide amylose and the other one is amylopectin, they both combiningly form the starch। अब amylose क्या है? जब ग्लूकोज यूनिट्स अटैच होंगे ग्लूकोसाइडिक लिंकेज से तो amylose बनेगा। amylopectin is a highly branched structure in which alpha D प्लस, ये भी यही है कि ग्लूकोसाइडिक लिंकेज ही होगा इसमें भी। इसको आप अगर निग्लेक्ट भी कर दें तो डजेंट मैटर। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, याद नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इससे आपका काम नहीं है। ये सिर्फ मैंने अपने लिए या आपको समझाने के लिए लिखा था कि अगर आपके पास आ जाता है अल्फा, मतलब होता है अल्फा वो वाला कार्बन होगा जहां पर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप जहां से अटैच है उसके साथ वाला कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये प्लस का मतलब आप छोड़ दें, आपके काम का नहीं है। इसको आपने देखना है कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों कह रहे हैं? 1,4 इसलिए कह रहे हैं कि जब हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस होगी तो एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, एक जगह से OH आइंस निकलेंगे। हाइड्रोजन और OH आइंस जहां से निकल रहे हैं उनकी पोजीशंस को प्रोमिनेंट किया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 1,4 है। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टार्च क्या है। स्टार्च इन चीज़ों में पाई जाती है और स्ट्रक्चरली किससे बनी होती है? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। और दीज टू आर ऑल्सो पॉलीसेकेराइड्स। अब इनका क्या स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, अमाइलोपेक्टिन का भी डिफाइन हो चुका है। स्टार्च, ये देख लें, इसका ये स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का। ये ग्लूकोसाइडिक लिंकेजेस हैं, यहाँ पर देखें ये 1 लिखा हुआ है, वो जो हमने पीछे पढ़ा 1 और 4, 1 ये रहा
और 4 ये रहा, यहाँ से भी कुछ एलिमिनेट हुआ है, यहाँ से भी कुछ एलिमिनेट हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम 1 and 4. ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लूकोज एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. स्टार्च क्या होता है? वो एनर्जी जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होती है. ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज, इनमें पाया जाता है स्टार्च. ये भी स्टार्च कंटेनिंग फूड और आइटम्स हैं. नेक्स्ट है सेलुलोज. सेलुलोज इज द मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. सेलुलोज क्या होता है? प्लांट की सेल वॉल. हर एनिमल्स की भी के अंदर भी सेल पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी सेल मौजूद होते हैं. तो अब हमारे अंदर भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स के सेल की भी सेल वॉल ऑफ कोर्स होती है. तो सेलुलोज किसका बना हुआ होता है? ये सेलुलोज प्रेजेंट किस में होता है? प्लांट में, फाउंड इन दी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनकी वॉल में पाया जाता है सेलुलोज. इट्स प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म इज कॉटन. इसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो कॉटन की सूरत में हमारे पास आती है, विच कंटेन्स 95% सेलुलोज, जिसमें के 95% सेलुलोज प्रेजेंट होता है. इट इज ऑल्सो अबंडेंट इन वुड, लिनन, पेपर. इन सारी चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, पेपर वगैरह में. इट्स मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ अबाउट 2000 बीटा ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन 1,4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज. इसका मॉलिक्यूल कैसे बना होता है? 2000 बीटा ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन होते हैं. ये बहुत बड़ा एक यूनिट है, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स में आता है तो बड़ा ही होगा. पॉलीसैकेराइड्स बहुत सारे यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के हों तो उनसे बने होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड मतलब ज्यादा शुगर या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स. पॉली मीन्स ज्यादा. तो अब 2000 बीटा ग्लूकोज यूनिट यानी कि ग्लूकोज के 2000 यूनिट्स को जब ज्वाइन किया गया 1,4 ग्लूकोसाइडिक लिंकेज से. 1,4 का मतलब आपको समझा चुकी हूँ. 1 और 4 से कोई एलिमिनेशन हुई होगी, कुछ निकला होगा. ग्लूकोसाइडिक लिंकेज यानी ग्लूकोसाइडिक लिंकेज हमने पढ़ चुके हैं, हम के लिंक हुए होंगे, वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिंक्ड होंगे तो उनको हम कहेंगे ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है. इसकी बेस्ट डेफिनेशन में लास्ट लेक्चर में दी थी, वहीं से देखिएगा. तो अगर हमारे पास इस सेलुलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 2000 बीटा ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन होते हैं ग्लूकोसाइडिक लिंकेज से. ये सारे जो मोनोसैकेराइड्स से लेकर, अभी मोनोसैकेराइड्स में तो कोई ज्वाइनिंग या लिंक्ड होता ही नहीं है, उनसे बनते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स एंड हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स. तो ये किससे ज्वाइन होते हैं? ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होती है जिसने इनको कंबाइन किया होता है, जिससे ये लिंक्ड होते हैं आपस में. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज. यू कैन से कि ये स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा होता है. यहाँ पर इस तरह से आपको नजर नहीं आ गया जितना ये होता है. ये एक आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेलुलोज का. सेलुलोज ये वाली ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है, इसमें ये नजर आ रही होगी आपको. इन ग्लूकोसाइडिक ये बताना चाहा है कि इस तरह से इन्होंने पॉलीसैकेराइड्स बनाए होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन हुए, उन्होंने पॉलीसैकेराइड्स बना लिए. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स टाइप्स भी पढ़ ली, उनमें उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ ली. अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का ये लास्ट टॉपिक है. हमने टाइप्स तो सारी पढ़ ली, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज अमाइनो एसिड्स. Aldopentoses such as ribose and deoxyribose play an important role in human metabolism. Aldopentoses, name suggests that aldo means aldehyde functional group, pentoses means pent means 5, oses means sugars. इसका क्या मतलब है? एल्डिहाइड के 5 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे
शुगर में क्यों कह रहे हैं हम इसको शुगर, क्योंकि वी आर स्टडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो एल्ड मीन्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, 5 शुगर के मॉलिक्यूल सच एज, जैसा कि इसकी एग्जांपल है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज भी कहीं यूज होता है, राइबोज भी कहीं यूज होता है। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल्स एज आरएनए एंड डीएनए एंड आर हेरिडिटरी कैरियर्स। यानी ये हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? एल्डोपेंटोसिस, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ, विच इज included in the carbohydrate or which is the example of carbohydrate। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोस और डीऑक्सीराइबोस जो है वो एल्डोपेंटोसिस की एग्जाम्पल है। दैट्स वाई। और राइबोस और डीऑक्सीराइबोस क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे हेरिडिटरी कैरियर्स, यानी कि हमने जो हमारे पेरेंट्स से चीज़ें ली होती हैं, हमारी आदत वगैरह आप जोलॉजी में पढ़ते होंगे, इन सारी चीज़ों में ये आरएनए और डीएनए में आती हैं हमारे। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये इन शुगर्स, ये शुगर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सारी चीज़ों में, आरएनए एंड डीएनए, बिकॉज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर द पार्ट ऑफ एल्डोपेंटोसिस। और एल्डोपेंटोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, सेलुलोज इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। हमने पीछे पढ़ा कि इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स के लिए, सेलुलोज भी हमने पढ़ लिया। सेलुलोज इज प्रेजेंट इन दी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। एनिमल्स यूज सेलुलोज ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट्स एज देयर फूड। एनिमल्स कैसे यूज करते हैं? पाया तो ये सेलुलोज जो है वो हमें मिलता कहाँ पर है? प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेलुलोज। लेकिन एनिमल्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को एज अ फूड, हम भी तो प्लांट को एज अ फूड यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें उनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये सेलुलोज। तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस है। Humans cannot digest cellulose because the enzymes required for the digestion are not present in our digestive juices, whereas they are present in those of animals. Human अब हम नहीं यूज़ कर सकते, एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। हम भी एनिमल्स में ही आते हैं अगर हम जनरली देखें, लेकिन अगर हम उस एनिमल्स में भी जाके डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें तो फिर हम एनिमल्स में नहीं आएंगे, क्योंकि सेलुलोज हम नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते डाइजेशन के लिए, जो कि डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं कुछ एंजाइम्स। जब हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करवा सकें। अब अगर हमने सेलुलोज भी या वो फूड लेना शुरू कर दिया जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, हम इंसानों ने, तो हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा सकें। जबकि ये एंजाइम्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल्स जब ग्रास वगैरह खाते हैं, आपने देखा होगा कि एनिमल्स ग्रास खाते हैं, तो उस ग्रास में जो ये प्लांट है ग्रास, उसमें प्रेजेंट होगा, उनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होगा सेलुलोज। तो एनिमल्स में वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा सकें, और ह्यूमंस में वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा सकें। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंज्यूम सेलुलोज इन आवर डाइट। Next is sugar and starch are the important part of our diet। ये तो सभी जानते हैं कि शुगर और स्टार्च हमारी ज़िंदगी में एक हमारे खाने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। These polysaccharides hydrolyzed into glucose by various enzymes present in digestive juices। ये पॉलीसैकेराइड्स, शुगर और स्टार्च वगैरह जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये हाइड्रोलाइज होते हैं ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज बना लेते हैं। किस तरह बनाते हैं ग्लूकोज? हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड्स को, हम पॉलीसैकेराइड्स अपने फूड में पॉलीसैकेराइड्स एज अ पॉलीसैकेराइड कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये जाके फिर हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज बन जाता है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से। वो एंजाइम्स, उनको डाइजेस्टिव जूसेस कहेंगे,
जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करें, वो एंजाइम जो कि हमारी डाइजेशन में, हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करें, दे आर कॉल्ड एज डाइजेस्टिव जूसेस। ग्लूकोज इज ट्रांसफर टू सेल थ्रू ब्लड। ग्लूकोज कैसे हमारे सेल्स तक पहुंचता है? हमारे ब्लड के जरिए, वेयर इट परफॉर्म्स फॉलोइंग मेन फंक्शंस। जहां पर जाके फिर इसका काम क्या होता है, ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में सेल्स तक तो जा रहा है थ्रू ब्लड। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? नाउ ग्लूकोज इज ट्रांसफर टू सेल्स थ्रू ब्लड, ये तो हमने देख लिया, वेयर इट परफॉर्म्स फॉलोइंग मेन फंक्शंस। स्लो कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स। स्लो कंबस्टन का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन इट फॉर्म्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द रिएक्शन आई एम एक्सप्लेनिंग, के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दे बोथ रिएक्ट एंड दे फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोवाइड्स एनर्जी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फंक्शन। जब ये वाला रिएक्शन होगा, ग्लूकोज की कंबस्टन होगी, स्लो कंबस्टन होगी, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए। जब ये सारा प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा होता है, जब कंबस्टन होगी ग्लूकोज की बॉडी में, तो हमें एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, या हमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। द बॉडी स्टोर्स पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर रेनी डेज इन लिवर। हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है कुछ पार्ट ग्लूकोज का रेनी डेज, मतलब मुश्किल दिनों के लिए। रेनी डेज का मतलब बारिश के दिन नहीं है, यानी कि मुश्किल दिनों के लिए, इन लिवर, हमारे लिवर में, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। अभी पीछे जब हम ग्लाइकोजन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन ही हमारे लिवर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज इन आवर लिवर। हमारी बॉडी ने पहले से ही ग्लूकोज को बचा के रखा होता है लिवर में, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में बचा के रखा होता है मुश्किल वक्त के लिए, कि अगर हम कुछ, हमारी डाइट नहीं है या कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई कि हम डाइट नहीं ले पा रहे, तो वो ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइक इलनेस और फास्टिंग। अगर हमें कोई बीमारी है या हमने रोजा रखा हुआ है, ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, था सप्लाइंग नेसेसरी एनर्जी। तो ये हमें क्या करेगा? एनर्जी सप्लाई करेगा, जो कि हमारे लिए जरूरी है। वी आर नॉट टेकिंग द एनर्जी आउट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि इफ वी आर फास्टिंग देन ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टेक एनीथिंग। तो अगर हमें हमारी एनर्जी कम हो रही है, तो वो जो ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर था, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी और रिक्वायर्ड एनर्जी। ग्लूकोज का टॉपिक हमारे पास खत्म हो चुका है। नाउ वी आर स्टार्टिंग दी अमाइनो एसिड्स। हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अमाइनो एसिड्स का आज के लेक्चर में, देन इसकी टाइप्स और इसकी क्लासिफिकेशन जो फर्दर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी लाइफ का। प्रोटीन्स प्लस अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से ही मिलकर बनी होती हैं। जैसे हम कह रहे थे मोनोसैकेराइड्स ने मिलकर बहुत सारे यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स के होंगे, तो वो पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे। इसी तरह अमाइनो एसिड्स मेक दी प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या है? हमारी डाइट का, हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही होती हैं हमारी डाइट में, या हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन्स का। और प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? अमाइनो एसिड्स से। दी मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, इसी तरह जैसे मोनोसैकेराइड्स था, सैकेराइड्स क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो शुगर्स थी। अब यहाँ पर हमारे पास मोनोमर्स हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम कहेंगे मोनो, और अगर ज्यादा होंगे तो उनको कहेंगे पॉली। मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स। प्रोटीन के मोनोमर्स, यानी प्रोटीन को जब हम तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा और मोनोमर्स में टूटेगी प्रोटीन, तो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाएंगे। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होंगे? एन अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH।
कार्बोऑक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको कहते हैं अमाइनो ग्रुप, आर नोन एज अमाइनो एसिड। जब प्रोटीन टूटेगी और मोनोमर्स बनाएगी तो उसमें क्या पाए जाएंगे, दो फंक्शनल ग्रुप, जो कि किस में पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आप आगे देखेंगे कि NH2 यानी अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और कार्बोऑक्सिल ग्रुप भी, COOH विल बी आल्सो बी प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ये देखें, ये कह रही थी मैं, दिस इज द कार्बन। कार्बन की वैलेंसीज होती हैं 4। एक बॉन्ड कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बनाया है, नाइट्रोजन ने मजीद बनाए हैं 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है जबकि नाइट्रोजन की होती है 3। अब यहां पर आ जाते हैं, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाया है और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है। इसका ये जो सेंट्रल कार्बन है, दिस इज अटैच्ड टू 2 फंक्शनल ग्रुप्स, वन इज अमाइनो ग्रुप एंड द अदर वन इज कार्बोऑक्सिल ग्रुप। अभी हमने यही पढ़ा, एन अमाइनो ग्रुप that is NH2 and carboxyl COOH is called amino acid. This is the general representation of the structure of amino acid. समझ आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन ही अटैच होगा, हाइड्रोजन के अलावा कुछ अटैच नहीं होगा, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ही अटैच होगा। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें ये 3 चीजें तो सेम रहेंगी, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और अमाइनो ग्रुप। जब हम ये साइड चेन, कोई भी अल्काइल चेन आ सकती है हमारे पास, ये चेंज करते जाएंगे तो वो अमाइनो एसिड डिफरेंट हो जाएगा, उसका नाम डिफरेंट होगा वो अमाइनो एसिड ही, लेकिन फिर इसका नाम डिफरेंट हो जाएगा। अब वो क्या अमाइनो एसिड्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स भी, और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कौन से इसेंशियल हैं, कौन से नॉन इसेंशियल है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।